हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिव्य करियर। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट के मॉड्यूल सी डी और साथ में जो आपका ई भी आ जाता है जहाँ पे एडिशनल मटेरियल ऑन होम लोन विच इज इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट, वो सभी हम लोग डिस्कस करेंगे। उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। तो सेशन स्टार्ट होने से पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशंस। और साथ में इन सभी वीडियोस की पीडीएफ के लिए आप हमारा जेआईबी का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आई हैव शेयर्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। Which of the following conditions must be met for a taxpayer to avail the deduction under section 80EE? First statement है the value of property for which the loan has been taken should be less than 50 lakhs. The home loan amount should not exceed 35 lakhs. Deduction is only applicable on home loan paid for the first house property. Fourth है the property in question shall be self-occupied only. सो होम लोन रिलेटेड जो डिडक्शंस मिलते हैं उससे रिलेटेड आपके 3 डिफरेंट सेक्शंस हैं। सेक्शन 24 है जिसमें इंटरेस्ट पेड ऑन होम लोन पे डिडक्शन मिलता है। सेक्शन 80 है, 80C, जहाँ पे प्रिंसिपल पेड ऑन होम लोन पे डिडक्शन मिलता है। और नेक्स्ट आपका सेक्शन 80EE है जिसमें अगेन इंटरेस्ट पेड ऑन होम लोन पे डिडक्शन मिलता है। सो जो सेक्शन 80EE है इसमें आपको याद रखना है ये फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए ही सिर्फ एप्लीकेबल है। ओके, जब वो लोन ले रहे हो तो उस डेट पे उनके नाम पर कोई और प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेक्शन 80EE के अंदर क्वालिफाई होने के लिए जरूरी है कि जो वैल्यू है उस प्रॉपर्टी की दैट शुड बी लेस देन 50 lakhs और जो होम लोन का अमाउंट है दैट शैल नॉट बी मोर देन 35 lakhs। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फर्स्ट हाउस प्रॉपर्टी के लिए ही ये डिडक्शन अलाउड है। बट जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। इसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड और नॉन सेल्फ ऑक्यूपाइड आपने रेंट पे भी दे रखी है देन ऑल्सो इट इज एप्लीकेबल। सो इसमें 1, 2 एंड 3 करेक्ट है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। इसमें जो डिडक्शन अवेलेबल होता है दैट इज ₹50,000। तो सेक्शन 24 में जो इंटरेस्ट पे किया उस पर 2 lakhs का डिडक्शन है। 2 lakhs के और ओवर एंड अबव आपको एडिशनल 50,000 का डिडक्शन मिल जाता है अंडर सेक्शन 80EE। सो ये देखिए मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन भी दे दिया इस सेक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको हमारे पीडीएफ में मिल जाएंगे। उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस दिव्या वांट्स टू हैव 1,50,000 आफ्टर 5 years. If she can invest her money at an annual interest rate of 10%, approximately how much she should invest today? अब ये मिस दिव्या को 1,50,000 चाहिए आफ्टर 5 years, तो करेंटली वो कितना इन्वेस्ट करे एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, वो आपको फाइंड आउट करना है। सो करेंटली मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r⁴n। ये सिंपल फॉर्मूला लगेगा। फ्यूचर वैल्यू वो चाहती है 1,50,000 हो जाए डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या गिवन है 10%, 10/100 टू द पावर n क्या है आफ्टर 5 years, 5 years में। सो टू द पावर 5 हो जाएगा। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा कैलकुलेटर से। 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1.1 टू द पावर 5 विच इज इक्वल टू 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1.1 टू द पावर 5 आपका 1.6105 बनाएगा विच इज इक्वल टू 93,138। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यू कैन यूज द कैलकुलेटर फॉर सॉल्विंग बट आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। तो इसमें आज वो कितना इन्वेस्ट करे मतलब प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है सो दैट तो आज के दिन अगर दिव्या 93,138 इन्वेस्ट करेगी at the rate of 10% for 5 years, so it will turn to 1,50,000 after 5 years. Next है Mr. A applied for the loan of 50,000 at 6% annual rate, interest to be repaid in 2 years. Find the monthly EMI. तो अब ये लोन लिया है 50,000 का जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका लग रहा है एनुअल 6%। इस लोन को उनको रीपेमेंट करना है 2 साल में, 2 years में। सो EMI उनकी कितनी बनेगी? EMI कैलकुलेशन का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार एग्जाम में सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा गया था। सो EMI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू 1 + r⁴n डिवाइडेड बाय 1 + r⁴n -1। ये फॉर्मूला होता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ EMI। प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है 50,000
रेट ऑफ इंटरेस्ट, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, ईएमआई में आप लोग सारी चीजें मंथली लोगे, सो मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा, सो 1/2% हो जाएगा, ओके, यानी कि विच विल बी अराउंड 0.005। उसी तरीके से टाइम पीरियड भी आप मंथ्स में लोगे, 2 ईयर्स है, सो विच विल बी इक्विवेलेंट टू 24 मंथ्स। सो आर में आप पुट कर दीजिए 0.005, ओके, इंटू 1 प्लस आर, 1 प्लस 0.005 टू द पावर एन में आप मंथ्स में लग सकते हो, तो टू द पावर 24 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.005 टू द पावर 24 माइनस 1, ओके, सो ये जो है 1 प्लस 0.005 टू द पावर 24 की जो वैल्यू आएगी दैट इज 1.12716। इसको अब आप पुट कर लीजिएगा, इसी में आपका आंसर आ जाएगा 2216, तो 2216 की उसकी ईएमआई मंथली सेटअप होगी, ओके, इतना वो पैसा भरेगी तो उसका 50,000 का लोन पूरा हो जाएगा एट द रेट ऑफ 6% इन 2 ईयर्स। अगेन एक्सप्लेनेशन मैंने न्यूमेरिकल्स के साथ सभी के साथ दिया है और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के साथ भी दिया है जिसमें रिक्वायर्ड है, तो ये आप गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मिस्टर ए मेड एन इम्प्रूवमेंट इन द असेट कॉस्टिंग 2,50,000 in the financial year 15-16. He sold the asset in the financial year 2021. What is the approximate indexed cost of improvement? Given the CII for the financial year 15-16 is 254 and CII for the financial year 2021 is 301. अब ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया है, तो आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट निकालना है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज इक्वल टू जो भी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी, जिस साल में सेल हो रही है, डिवाइडेड बाय द CII ऑफ ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, तो ये फॉर्मूला होता है। सो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हो गया, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट उसका कितना लग रहा है, 2,50,000, 2,50,000 का इंप्रूवमेंट कराया और CII ईयर ऑफ द सेल में उसने 21 फाइनेंशियल ईयर में सेल करी है, उसमें CII 301 था, तो इंटू 301 डिवाइडेड बाय CII जिस ईयर में उसने इंप्रूवमेंट करवाया था वो था 254 डिवाइडेड बाय 254, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 2,96,260 विच इज द इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो इस पे भी आपका न्यूमेरिकल आ चुका है इस पर बेस, तो वो भी आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट है, मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी इन्वेस्टेड टू क्लेम एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC इज डैश इन अ फाइनेंशियल ईयर। ऑप्शन है 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 75 लाख। सो जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, अगर उस अमाउंट को री इन्वेस्ट कर दिया जाता है बॉन्ड्स में जो कि इशू किए जाते हैं बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के थ्रू, ओके, तो उसमें फिर एग्जेम्पशन मिल जाता है। बट कितना एग्जेम्पशन अलाउड है, कितना इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 50 लाख। साथ में ये भी कंडीशन है कि दैट शुड बी इन्वेस्टेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ असेट्स। जब भी आपने कैपिटल एसेट सेल करी, आपको गेन हुआ, उसके अगले 6 महीने के अंदर अगर आप इन बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो मैक्सिमम अमाउंट जितना आपको इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर क्लेमिंग एग्जेम्पशन इज 50 लाख, ओके। नेक्स्ट है, इन डैश द इशुइंग कंपनी होल्ड्स द राइट टू कन्वर्ट बॉन्ड्स इनटू इक्विटी शेयर अपॉन मैच्योरिटी एट अ प्री डिटरमाइंड कन्वर्जन प्राइस। ऑप्शन है रेगुलर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, मैंडेटरी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, रिवर्स कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। सो अगर बॉन्ड्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा रहा है बाय द इशुइंग कंपनी, ओके, तो इस टाइप के बॉन्ड्स को हम लोग क्या कहेंगे, अगर कंपनी कर रही है जिसने इशू करे बॉन्ड्स, उसी के पास अगर राइट है, दैट इज कॉल्ड रिवर्स कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। क्योंकि नॉर्मली जो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं वहां पर इन्वेस्टर्स के पास राइट होती है टू कन्वर्ट द बॉन्ड्स इनटू शेयर्स एट अ प्री डिसाइडेड रेट, बट इट इज नॉट एन ऑब्लिगेशन ऑन देम। सो रेगुलर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में
जो इन्वेस्ट करते हैं बॉन्ड्स में उनके पास राइट होती है टू कन्वर्ट द बॉन्ड्स इनटू इक्विटी शेयर्स। मैंडेटरी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में इन्वेस्टर्स को एक स्पेसिफाइड डेट पे ऑब्लिगेशन होता है कि उनको मैंडेटरली बॉन्ड्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। रिवर्स को इसलिए रिवर्स कहते हैं क्योंकि वहां इन्वेस्टर्स नहीं बट जो कंपनी जो इसको इश्यू करती है, इशूइंग कंपनी, उसके पास राइट होती है टू कन्वर्ट द बॉन्ड्स इनटू इक्विटी शेयर, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रिवर्स कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। और नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स तो वो होगा जो इक्विटी शेयर्स पे कन्वर्ट नहीं हो सकते। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड के ऊपर भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है पहले। ऑप्शन है सिंकिंग फंड इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1। सिंकिंग फंड इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू आर इंटू 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1। सिंकिंग फंड इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर n प्लस 1। सिंकिंग फंड इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू आर इंटू 1 प्लस आर टू द पावर n प्लस 1। सिंकिंग फंड क्या होता है? ऐसा फंड जो आप बनाते हो जहां पे आप हर साल या एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड पे हर मंथ मान लीजिए कुछ कुछ अमाउंट डिपॉजिट करते रहते हो, जिससे कि जो असेट है आपकी जब वो खत्म हो जाएगी, डेट्योरेट होकर उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी और आपको रिप्लेसमेंट के लिए जरूरत होगी तो आप उस फंड का यूज कर सकते हो टू रिप्लेस योर असेट। ठीक है, तो इसमें सिंकिंग फंड एक तरीके से क्या होता है कि एन्युटी इंस्टॉलमेंट्स हो गए। तो आपने देखिए फॉर्मूला पढ़ा होगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू जो आप कूपन पेमेंट्स करते हो या एन्युटी इनटू 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर। ओके, जहां पे आप फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालते हो, ये क्या होगा जो आप रेगुलर बेसिस पे आपको कूपन पेमेंट्स मिल रहे हैं। तो सिंकिंग फंड में आप एक्चुअल में ये एन्युटी कैलकुलेट कर रहे हो कि आप हर महीने या हर साल कितना रेगुलर पेमेंट कर रहे हो। ओके, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब एक आपको निकालना है, सो दैट विल बी इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू, ये आर इधर चला जाएगा इनटू आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर माइनस 1। तो इसी से ये फॉर्मूला आया है जहां पर आप एक्चुअल में सिंकिंग फंड निकाल रहे हो, मतलब कि आप कितना अमाउंट रेगुलर बेसिस पे कंट्रीब्यूट कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस पे ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन लास्ट ईयर आ भी चुका है और इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा सो यू कैन इजिली डू द न्यूमेरिकल ऑल्सो। Next है Mr. X invested 1 lakh at 9% per annum. How long will it take for an investment amount to become 2 lakhs compounded annually? तो इसका सिंपल सा रूल है, रूल ऑफ 72, जो बताता है कितने टाइम पीरियड में आपका मनी डबल हो जाएगा। सो 1 लाख का 2 लाख कितने टाइम पीरियड में होगा, विच इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाय आर। तो आर क्या है, 9% है, 72 डिवाइडेड बाय 9 which will give you 8 years. So approx 8 years में आपका 1 lakh invested would become 2 lakhs. Okay, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर ये 1 लाख का 3 लाख पूछते 3 टाइम्स कितने टाइम में होगा तो आप n इज इक्वल टू 115 डिवाइडेड बाय r कर देते फॉर फाइंडिंग 3 टाइम्स कितने टाइम पीरियड में होगा। 4 टाइम्स कितने टाइम पीरियड में होगा, 1 लाख का 4 लाख, तो 72 की जगह आप इंटू 2 कर देते यानी 144 डिवाइडेड बाय r कर देते तो आपका आ जाता है कितने टाइम पीरियड में आपका ये पैसा 4 टाइम्स हो जाएगा। अदरवाइज आपका ये जो सिंपल जो फॉर्मूला होता है ये वाला भी यूज हो ही सकता है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर टू द पावर n, जहां फ्यूचर वैल्यू में यू पुट 2 लाख, प्रेजेंट वैल्यू आपका 1 लाख है, आर आपका गिवन है 9% और n आपको एक्चुअल में फाइंड आउट करना है। सो 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख करेंगे तो 1 बचेगा इज इक्वल टू 1 प्लस 9/100 टू द पावर n। तो इस तरीके से फिर आप सॉल्व कर सकते हैं, उसमें काफी टाइम लगता है। ओके, तो ये रूल्स है, रूल ऑफ 72, 115 और 144 फॉर फाइंडिंग हाउ मच टाइम द इन्वेस्टमेंट टेक टू बिकम ट्वाइस, थ्राइस और 4 टाइम्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग रिवर्स मॉर्गेज लोन। ऑप्शन है सीनियर सिटीजन अबव द एज ऑफ 60 ईयर्स आर एलिजिबल। ऑप्शन बी रेसिडुअल लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी शुड बी एटलीस्ट 10 ईयर्स। Option C, commercial property is not eligible for availing reverse mortgage loan. Option D, maximum monthly payments under RML have been capped at 50,000. अब देखिए, एक तो रेगुलर मॉर्गेज होता है जहां आपको हाउस लोन की जरूरत होती है, आप अपने घर को मॉर्गेज कर देते हो बैंक के फेवर में और आप इंस्टॉलमेंट्स पे करते हो। रिवर्स मॉर्गेज में क्या होता है, सीनियर सिटीजन के पास खुद के पास प्रॉपर्टी होती है, उस पे बैंक मॉर्गेज चार्ज क्रिएट करती है और बैंक उनको हर मंथ कुछ पेमेंट करती है जब तक वो अलाइव है।
और उसके बाद बैंक क्या करती है, जब वो मर जाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को अपने पोजेशन में लेकर सेल करके उनका लोन रिकवर कर सकती है। जब तक सीनियर सिटीजन अलाइव है उसको कोई भी इसका पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। सो ये उनके लिए एप्लीकेबल है जो अबव द एज ऑफ 60 ईयर्स है, ये करेक्ट है। बट जो प्रॉपर्टी की लाइफ है दैट शुड नॉट बी एटलीस्ट 10 ईयर बट इट शुड बी एटलीस्ट 20 ईयर्स। तो इसमें जो रीपेमेंट पीरियड भी होता है दैट इज मैक्सिमम 20 ईयर्स ओनली। ओके, तो कम से कम 20 साल की लाइफ बची होनी चाहिए। तो यही आंसर हो जाएगा बिकॉज दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। बाकी इसमें सिर्फ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ही अलाउड होती है, कमर्शियल नहीं अलाउड होती है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और इसमें जो बैंक मैक्सिमम मंथली पेमेंट करती है दैट इज कैप्ड एट 50,000 टू द सीनियर सिटीजन्स। ओके, नेक्स्ट है मैक्सिमम लोन टेन्योर कंसीडर्ड फॉर इंटरेस्ट सब्सिडी इन प्राइम मिनिस्टर आवास योजना इज डैश। ऑप्शन है 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स। सो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में मैक्सिमम लोन टेन्योर है 20 ईयर्स का। ये टेबल है, इसको याद कर लीजिएगा, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया, इंटरेस्ट सब्सिडी पर भी आ चुका है। सो 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप 1, मिडिल इनकम ग्रुप 2। उसके ये इनकम क्राइटेरिया के हिसाब से ये 4 आपके इनकम ग्रुप्स है। तो इंटरेस्ट सब्सिडी जो फर्स्ट और ये जो सेकंड ग्रुप है दोनों में 6.5% की सब्सिडी मिल जाती है कस्टमर्स को। MIG 1 वालों को 4% और MIG 2 वालों को 3%। लोन टेन्योर मैक्सिमम 20 ईयर्स है सभी में, और लोन अमाउंट है 6 लाख, 6 लाख, 9 लाख एंड 12 लाख। तो ये टेबल बहुत अच्छे से याद करिएगा, इस पे बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं इस टेबल पर बेस्ड। ओके, नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया आउट ऑफ द फॉलोइंग विच विल एक्ट एज अ नोडल डिपार्टमेंट फॉर BCSBI। ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम्स, कंज्यूमर एजुकेशन प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च। सो BCSBI डिसॉल्व करके कौन सा डिपार्टमेंट सेटअप किया गया है, CEPD विच इज कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। ओके, जिससे कि इंटरनल ओम्बड्समैन और ज्यादा स्ट्रेंथन हो सके और ज्यादा अच्छे से कंज्यूमर्स की कंप्लेन सॉल्व हो सके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट PMS विच इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। PMS के ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, सो आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है वन मस्ट हैव अ मिनिमम कॉर्पस ऑफ 50 lakhs टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद PMS। सेकेंड है मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर शुड बी 1 crore। थर्ड है असेट मैनेजमेंट फीस अंडर PMS रेंज फ्रॉम 2 to 2.5% ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट। थर्ड है PMS प्रोवाइडर में गारंटी द पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस रिटर्न। सो इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये मेनली PMS में अब कौन इन्वेस्ट करते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर की सर्विसेज जो थोड़े हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके पास उतना कॉर्पस होता है। तो इसमें RBI सेबी का रूल है कि भाई इसमें आपके पास मिनिमम कॉर्पस एटलीस्ट 50 lakhs का होना चाहिए टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद PMS। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। साथ में मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट पोर्टफोलियो मैनेजर की दैट इज गिवन इज 5 crores एंड नॉट 1 crore। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। Asset management fees vary from 2 to 2.5% of the investment, that is also correct। बट यहाँ पे जो PMS प्रोवाइडर होता है वो कोई भी गारंटी नहीं देता कि हम इतना रिटर्न देंगे। दे मे बी द पार्ट ऑफ योर प्रॉफिट बट नेवर ऑफ योर लॉसेस। ठीक है, सो कौन सा करेक्ट है, 1 और 3 करेक्ट है। ऑप्शन C इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है जो एक छोटा सा केस टाइप का है। Mr. A, an Indian citizen, stayed in India for 185 days during the financial year 23-24. In the previous 10 years, he stayed in India for 400 days in total. Based on the Income Tax Act, how will the Mr. A's residential status be classified? Options are resident and ordinary resident, resident but not ordinary resident, non-resident Indian, overseas citizen of India. सो ये इंडियन सिटीजन है तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे वेदर ही इज इंडियन रेसिडेंट और नॉट। तो रेसिडेंट के लिए हम लोग क्या है, 2 चीजें चेक करते हैं। एक तो या तो ही वुड हैव स्टेड इन इंडिया फॉर ग्रेटर और इक्वल टू 182 days इन द फाइनेंशियल ईयर, और ही हैज स्टेड फॉर ग्रेटर और इक्वल टू 60 days इन द ईयर प्लस ग्रेटर और इक्वल टू 1 year इन लास्ट 4 years। इन दोनों में कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, या तो ये वाली या फिर ये वाली। तो इसमें दिया है ही हैज स्टेड फॉर 185 days, तो वो रेसिडेंट तो है, नॉन रेसिडेंट नहीं है, रेसिडेंट है।
अब हमें चेक करना है वेदर इज एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए जरूरी है कि कंडीशन रेसिडेंट वाली 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स क्वालिफाई होनी चाहिए, साथ में ही शुड हैव स्टेड एटलीस्ट ग्रेटर और इक्वल टू 730 days इन लास्ट 7 ईयर्स। तो 730 days वो एटलीस्ट रहा है कि नहीं प्रीवियस 7 ईयर्स में, तो इसमें लिखा है प्रीवियस 10 ईयर्स में वो सिर्फ 400 days ही रहा है, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। दिस मीन्स ही इज अ रेसिडेंट बट ही इज नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है अरेंज द स्टेजेस इन्वॉल्व इन द मार्केटिंग रिटेल बैंकिंग इन द करेक्ट ऑर्डर। सो डिफरेंट स्टेजेस होती है इन्वॉल्व इन द मार्केटिंग रिटेल बैंकिंग। राइट आंसर हम डायरेक्टली बता दे रहे हैं, ऑप्शन बी है। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या स्टेप आता है, मार्केटिंग एनालिसिस। इस एनालिसिस में कंपनी क्या करती है, मार्केट्स को एनालाइज करती है, एनवायरमेंट देखती है, स्वॉट एनालिसिस वगैरह परफॉर्म करती है, जहां पर वो अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करेगी तो पूरा मार्केटिंग एनवायरमेंट को एनालाइज करती है। फिर वो प्लानिंग करती है जहां पर वो फोकस करती है, इट डिफाइंस व्हाट आर इट्स स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स, व्हाट आर इट्स गोल्स ऑब्जेक्टिव्स, क्या है वो डिसाइड करती है। फिर वो इम्प्लीमेंट करती है जहां पर वो एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है, इट डिसाइड्स हु टू ऑफर, व्हेन टू ऑफर, वेयर टू ऑफर, इम्प्लीमेंटेशन ये सब डिसाइड करके इट परफॉर्म फर्दर द एक्शंस बेस्ड ऑन इट, जो भी उसने डिसाइड करे होते हैं। और फिर फाइनली कंट्रोलिंग का आ जाता है, वेयर इट मॉनिटर द एक्टिविटी, मेजर कि भाई उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, उसको इवेलुएट करती है। ओके, उसके बेसिस पे करेक्टिव एक्शंस लेती है। सो एनालिसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। नेक्स्ट है विच पी ऑफ मार्केटिंग मिक्स रेफर्स टू डेवलपिंग टैंजिबिलिटी टू द इनटैंजिबिलिटी कॉन्सेप्ट ऑफ बैंकिंग सर्विसेज। प्रोसेस, प्रोडक्ट, फिजिकल एविडेंस, प्रमोशन। So there are 7 P's of marketing. कौन सा P है which is related to providing tangibility to the intangible services? राइट आंसर है फिजिकल एविडेंस। अब देखिए बैंक क्या है, अपने आप में एक सर्विस है, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, बट जब आप बैंक विजिट करते हो आपको वहां पे पासबुक मिलती है, अपना अकाउंटिंग स्टेटमेंट आप ले सकते हो, ओके, चेक बुक ले सकते हो। सो दीज प्रोवाइड यू द tangible aspects, these give the tangible aspects to this intangible concept, so they act as a physical evidence. Next है which of the statement is correct regarding ATM guidelines? First है regarding transaction at bank's own ATMs, bank must offer their saving account holders minimum of 3 free transactions in a month. Second है for a failed ATM transactions, banks have been mandated to resolve customer complaints by recrediting the customer account within maximum T plus 5 days from the date of complaint. Third है regarding transaction at other banks ATM, permissible free limits for ATM transactions are 3 free in metro centers and 3 free in non-metro centers. Fourth है if the reversal of failed transaction has not been done within a specified time, compensation payable is ₹100 per day of delay. So कौन से स्टेटमेंट्स इनमें से करेक्ट है? पहला वाला स्टेटमेंट ओन बैंक एटीएम में कह रहा है 3 फ्री, जो कि इनकरेक्ट है। ओन बैंक एटीएम में जो नंबर ऑफ फ्री ट्रांजेक्शन दैट इज अलाउड इज 5 फ्री ट्रांजेक्शन, चाहे वो मेट्रो सेंटर्स हो चाहे अदर सेंटर्स हो, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड वाला सही है, अगर कुछ डेबिट हो गया उसके अकाउंट से गलत, पैसे विड्रॉ भी नहीं हुए तो वो वापस से रिक्रेडिट कर देना होता है विद इन T plus 5 days, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अदर बैंक एटीएम्स में क्या रूल है, जो मेट्रो सेंटर्स होते हैं वहां पे 3 फ्री ट्रांजेक्शन अलाउड है और अदर सेंटर्स में वहां पे भी 5 फ्री ट्रांजेक्शन अलाउड है। इसमें लिखा है 3 फ्री ही अलाउड है मेट्रो और अदर्स में, तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। फेल ट्रांजेक्शन का रिवर्सल हमने देखा T plus 5 days में हो जाना चाहिए, अदरवाइज पर डे 100 रुपीज एज अ कंपनसेशन प्रोवाइड करना होता है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो सेकंड और फोर्थ करेक्ट है, 1 और 3 इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट है आरबीआई पेमेंट विजन 2025 आउटलाइंस 5 की एरियाज ऑफ फोकस टू गाइड द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन पेमेंट सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम? इंटेग्रिटी, इंक्लूजन, इंटरेस्ट, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। सो आरबीआई का पेमेंट विजन है, इट हैज 5 की एरियाज ऑफ फोकस, जिससे क्या है एक पूरा डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम डेवलप हो सके, जिसमें 5 कौन कौन से की एरियाज ऑफ फोकस है? इंटेग्रिटी, इंक्लूजन, okay, then we have innovation in the digital payment system, we want institutionalization की मतलब पूरी regulated हो regulatory bodies के थ्रू,
और लास्ट में है आपका इंटरनेशनलाइजेशन, की मतलब हम लोग क्रॉस बॉर्डर भी और इंटरनेशनल लेवल पे उसको लेके जा सके, जैसे यूपीआई को लेकर भी गए। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इंटरेस्ट करके कोई नहीं है। सो दीज आर द 5 की एरियाज ऑफ फोकस, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग को लेंडिंग मॉडल बिटवीन बैंक्स एंड एनबीएफसीज। ऑप्शन है एलिजिबल काउंटर पार्टी इंक्लूड्स ऑल द रजिस्टर्ड एनबीएफसीज। ऑप्शन बी एलिजिबल एसेट क्लासेस इंक्लूडिंग लोन्स क्वालिफाइंग फॉर प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस। ऑप्शन सी मिनिमम 25% by the way of direct exposure to be retained by NBFC. Option D NBFC shall have a proven track record, good geographical reach, robust credit and collection process, compatible system capability. सो को लेंडिंग मॉडल जो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस करा, जहां बैंक्स और एनबीएफसी मिलकर लोन दे सकती है, बट सिर्फ पीएसएल वाले लोन दे सकती है विच आर क्वालिफाइड अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। सो एलिजिबल एसेट क्लासेस तो वही है जो प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर आ रही है, सही है। साथ में जो भी रजिस्टर्ड एनबीएफसी है वो सारे ही इसमें एलिजिबल होते हैं। मिनिमम जो इसमें रूल है वो 25% का नहीं है, 20%, मतलब जो को लेंडिंग कर रही है तो उसमें जो मिनिमम जो रिस्क असेट अपनी बुक्स में शो करना है, अपनी बैलेंस शीट में टेक ओवर करना है एनबीएफसी को, दैट इज 20% का रिस्क शेयरिंग एनबीएफसी का होना चाहिए। बैंक्स का मैक्सिमम 80% हो सकता है। और साथ में एनबीएफसी जिनको चूज किया जाएगा उनके ये सारी करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है विच कंपोनेंट ऑफ एमकेआईएस विच इज मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम कवर्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज रिगार्डिंग हैपनिंग्स। ऑप्शन है इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम, मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम, मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड साइंस सिस्टम। सो दीज आर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ एमकेआईएस। पहले तो इन कंपोनेंट्स के नाम भी आपको याद रखने हैं। एमकेआईएस क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करता है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, सो दैट मार्केटिंग मैनेजर्स कैन टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस बेस्ड ऑन इट। सो जो इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम, जैसे कि नाम ही है, वो लोग इंटरनल इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है उसको यूज करते हैं, ओके, जिसके बेसिस पे इंपॉर्टेंट फिर डिसीजंस लिए जाते हैं। जो इंटरनल उनकी रिपोर्ट्स है, क्या कॉस्ट है, क्या सेल्स टर्नओवर है, क्या अकाउंट्स है, तो उसको यूज करते हैं। मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम है वो एक्सटर्नल सोर्सेस को यूज करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, एडवर्टीजमेंट्स हो गया, उनको यूज करते हैं ये देखने के लिए कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट में क्या डेवलपमेंट है, क्या चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न्स है कंज्यूमर्स की। तो यही आंसर हो जाएगा। मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम का मेन काम क्या है कि वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है रिलेटेड टू सॉल्विंग अ स्पेसिफिक मार्केटिंग प्रॉब्लम्स। कोई जो कंपनी को स्पेसिफिक मार्केटिंग प्रॉब्लम फेस कर रही है, विच मे बी रिलेटेड टू प्राइसिंग द प्रोडक्ट, रिलेटेड टू पैकेजिंग द प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट, तो उससे रिलेटेड ये रिसर्च करता है। और मैनेजमेंट एंड साइंस सिस्टम एक इंटीग्रेटेड कोहेसिव सिस्टम है विच इंक्लूड्स ऑल द अबव सिस्टम्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अरेंज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन वेल्थ मैनेजमेंट प्रोसेस इन राइट ऑर्डर। ऑप्शन है आइडेंटिफाइंग स्टेटमेंट है आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल गोल्स, assessing current financial situation of client, implementing financial strategies into the plan, designing customized solution to achieve the goals, monitoring the results and reviewing the plan. So first step क्या होगा, first you assess the current financial situation, कि अभी क्या सिचुएशन है क्लाइंट की, उसके फिर आप डिसाइड देखते हो कि भाई उसके क्या फाइनेंशियल गोल है, वो क्या करना चाहता है। वेल्थ मैनेजमेंट से वो रिटायरमेंट सोल्यूशंस प्लान कर रहा है, या भी उसका शॉर्ट टर्म नियर बाय गोल है कुछ एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए, तो किस लिए वो करना चाह रहा है, ओके, तो वो आप देखते हो। फिर उसके बेसिस पे जब उसके गोल्स पता चल जाते हैं, यू डिजाइन अ सोल्यूशन कि दैट फाइनेंशियल गोल्स कैन बी अचीव। सो दिस इज द थर्ड स्टेप। आफ्टर दीज गोल्स आर डिजाइन, उसके बाद आप फर्दर इंप्लीमेंट करते हो, एक्शन लेते हो, स्ट्रेटेजीज डिजाइन करते हो, एंड फाइनली यू डू द कंट्रोलिंग पार्ट वेयर यू मॉनिटर इट, ओके। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकेंड 2 1 4 3 5, तो राइट आंसर 2 1 4 3 5 ऑप्शन ए हो गया, ओके। नेक्स्ट है डैश इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट एंड टैक्स मैनेजमेंट एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज टू हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। ऑप्शन है कॉर्पोरेट बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग, रिलेशनशिप बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग। So जहां पर we are focusing on HNIs who can invest large amount of money and providing investment wealth management products to HNIs, maybe customized products to them, that is called private banking, okay. Next है which among the following is not one of the elements of investment. Options है concentration, risk, return, safety.
राइट आंसर है कंसंट्रेशन. सो देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. रिस्क रिप्रेजेंट्स द वेरिएबिलिटी इन रिटर्न, कि रिटर्न्स में कितना ज्यादा फ्लक्चुएशन आ रहा है, रिटर्न्स कितना ज्यादा अप डाउन हो रहा है, दैट रिप्रेजेंट्स रिस्क. रिटर्न दो तरीके के हो सकते हैं. एक तो रेगुलर रिटर्न हो सकता है इन्वेस्टमेंट में, which is in the form of interest earned on the investments if they are made in debt securities like bonds वगैरह. अगर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया तो इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स. और दूसरा रिटर्न होता है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन, जब आप सेल कर देते हो असेट को. सेफ्टी का मतलब होता है जो आपने इन्वेस्ट किया है, एटलीस्ट जो प्रिंसिपल अमाउंट जो इन्वेस्ट किया है वो आपको मैच्योरिटी पे मिल जाए, वो ना डूबे. और फोर्थ एलिमेंट होता है लिक्विडिटी. लिक्विडिटी की आप अपने इन्वेस्टमेंट को इजिली कैश में कन्वर्ट कर सको, इजिली सेल कर सको जब आपको नीड अराइज है, विदाउट हैविंग टू इनकर मच ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट. सो दीज आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट: रिस्क, रिटर्न, सेफ्टी एंड लिक्विडिटी. ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट. ऑप्शन ए, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट refers to handling of financial assets and investment by the professionals for clients. Option B, clients of investment managers can be either individual or institutional investors. Option C, investment management include devising strategies and executing trades within financial portfolio. Option D, investment managers are usually compensated by a management fees which is a percentage of return generated by client. So कौन सा इसमें स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है? ऑप्शन डी इनकरेक्ट है, बाकी सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है. जब इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स जो होते हैं उनको जो मैनेजमेंट फीस मिलती है वो कितना क्लाइंट रिटर्न जनरेट कर रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता. वो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो जो उन्होंने हेड कर रखा है, कितना असेट्स को वो लोग मैनेज कर रहे हैं, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की फीस डिसाइड करी जाती है. इसके हिसाब से नहीं करी जाती कि भाई कितना ज्यादा रिटर्न अर्न कर रहे हैं तो उतना फीस ले ले, वो नहीं होता. ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग डिफरेंस बिटवीन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज एंड म्यूचुअल फंड. Option A, PMS charge a fixed fees as well as annual expenses for the maintenance. Mutual funds may demand a share in the profit over a particular rate of return in addition to annual maintenance fees. Option B, under PMS, investor retains direct ownership of shares of company. However, mutual funds offer units in the form of investment. Option C, mutual fund entertain any amount of capital. However, PMS demand a capital investment which is over the limit of 50 lakhs. Option D, PMS offer high degree of customization tailored specifically to goal of investors, and mutual funds offer customization to the extent of classification and diversity of fund. So इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है. अब म्यूचुअल फंड्स में उससे नहीं मतलब होता है, अगेन वो ये नहीं डिमांड करता आपको बहुत ज्यादा हाई रिटर्न हो रहा है तो आप प्रॉफिट शेयरिंग वो आपकी करेगा. पीएमएस में वैसे तो वो अगेन उस पर डिपेंड करता है उनकी फीस की, आपका कितना पोर्टफोलियो वो मैनेज कर रहे हैं, बट वो एक रिटर्न बोल सकते हैं कि मान लीजिए हम 10% 11% से अगर ज्यादा आपको रिटर्न अर्न होता है सो मे बी प्रॉफिट्स में बी शेयर्ड विद अस. तो इसमें ये स्टेटमेंट्स रिवर्स लिखे हैं तो यही इनकरेक्ट है. बाकी सारा करेक्ट है. पीएमएस में यू आर डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन द शेयर सो यू आर हैविंग डायरेक्ट ओनरशिप. म्यूचुअल फंड्स में आपको यूनिट्स अलॉट करी जाती है, ठीक है, आप डायरेक्ट शेयर्स नहीं मिलते हैं, आपको यूनिट्स मिलती है, म्यूचुअल फंड यूनिट्स. म्यूचुअल फंड्स में आपका कितना भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट स्कीम टाइम्स. बट पीएमएस में हमने देखा था सेबी का है क्राइटेरिया कि आपका मिनिमम कॉर्पस 50 लाख का होना चाहिए. पीएमएस में आप डिफरेंट शेयर्स में डिफरेंट टाइप्स की एसेट क्लासेस में, बॉन्ड्स में, कुछ शेयर्स में, कुछ अदर ऑल्टरनेटिव एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो, सो उसमें ज्यादा कस्टमाइजेशन मिलती है. म्यूचुअल फंड्स आपके हिसाब से कस्टमाइजेशन नहीं मिलती है, बस उनकी जो भी डिफरेंट स्कीम्स है ओके उतना ही कस्टमाइजेशन आपको मिलता है कि आप उन स्कीम्स में चूज कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट है विच पीएमएस स्ट्रेटजी एम्स टू मिमिक द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडेक्स बाय इन्वेस्टिंग इन सेम सिक्योरिटीज विद द सिमिलर वेट्स. ऑप्शंस है एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. सो राइट आंसर है एक्टिव पोर्टफोलियो पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जो मैनेजर्स होते हैं दे ट्राई टू मिमिक द इंडेक्स. अब जो भी वेट है सेंसेक्स का या निफ्टी का, उन्होंने जिन शेयर्स पे जितना वेट इन्वेस्ट कर रखा है उसी हिसाब से ये लोग भी पोर्टफोलियो बिल्डअप करते हैं जिससे कि सिमिलरी रिटर्न आता है विच इज लिंक टू द मार्केट रिटर्न.
एक्टिव पोर्टफोलियो में दे ट्राई टू बीट द मार्केट रिटर्न, कि भाई अगर मार्केट 9% रिटर्न जनरेट कर रहा है तो हम 11% जनरेट करके देंगे. सो दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन परचेजिंग एंड सेलिंग द शेयर्स. बट पैसिव वाला किसी एक को बेंचमार्क को देखकर उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट करता है. डिस्क्रिशनरी का मतलब हो गया कि जो पोर्टफोलियो मैनेजर होता है यहाँ पर उसको पूरा कंट्रोल दे दिया जाता है कि वो अपने हिसाब से स्ट्रेटजीज बनाए कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और अच्छा रिटर्न ला के दे. नॉन डिस्क्रिशनरी में जो होता है वहां पे पोर्टफोलियो मैनेजर सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट आइडियाज देता है, बाकी जो क्लाइंट है वो खुद से डिसीजन लेता है कि कब और किसमें इन्वेस्ट करना है. ओके. Next, which of the statement is incorrect regarding SEBI guidelines with respect to portfolio management services? Option A, no upfront fees will be charged. Operational expenses excluding brokerage cannot exceed 0.5% per annum of the client's average asset under management. Option B, maximum exit load of 3% can be charged in first year, 2% in second year, 1% in third year, and no exit load after 3 years. Third है CA has to certify minimum specified net worth of portfolio managers of 1 crore. Option D, monthly report is mandatory with performance reported net of expenses and after tax. So ऑप्शन ए करेक्ट है, कोई भी अपफ्रंट फीस चार्ज नहीं होती है और साथ में जो भी ऑपरेशनल फीस है एक्सक्लूडिंग ब्रोकरेज दैट शुड नॉट बी मोर देन 0.5%. एग्जिट लोड जो मैक्सिमम चार्ज हो सकता है अगर आप एग्जिट करते हो इस स्कीम से तो 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए इन द फर्स्ट ईयर, 2% से ज्यादा नहीं इन 2 years, नॉट मोर देन 1% इन थर्ड ईयर और 3 साल के बाद कोई एग्जिट लोड नहीं. साथ में सीए को सर्टिफाई करना होता है नेट वर्थ ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स ऑफ एटलीस्ट ₹5 करोड़ की, जो हमने बताया था सेबी की गाइडलाइन भी है. साथ में इनको मंथली रिपोर्ट डिस्प्ले करनी रहती है जिसमें उनको बताना होता है कैसा पोर्टफोलियो जो भी है परफॉर्मेंस हुआ आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंसेस. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. नेक्स्ट है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड फंड्स. फर्स्ट है एन ओपन एंडेड फंड्स डज नॉट हैव अ मैच्योरिटी डेट. सेकंड है यूनिट्स ऑफ ओपन एंडेड फंड्स आर ब्रॉट एंड सोल्ड डायरेक्टली विद द फंड कंपनी नॉट ऑन स्टॉक एक्सचेंज. थर्ड है यूनिट्स ऑफ क्लोज एंडेड फंड्स आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज आफ्टर इनिशियल ऑफरिंग पीरियड. Fourth है investor buy and sell the units of close-ended funds among themselves at NAV. So open-ended funds का कोई मैच्योरिटी डेट होता है नहीं होता है, ये सही लिखा है, उसको कभी भी परचेज और सेल फंड हाउस से किया जा सकता है. साथ में वहां पे फंड कंपनी से डायरेक्टली ही आप ब्रॉट एंड बाई और सेल करते हो, स्टॉक एक्सचेंज से कोई जरूरत नहीं होती है. क्लोज एंडेड फंड्स जो होते हैं इसमें कंपलसरी है कि वो लिस्ट होने चाहिए स्टॉक एक्सचेंज में क्योंकि इन्वेस्टर्स को जिससे इजी एग्जिट मिल पाए, तो ये भी करेक्ट है. यहाँ पे इन्वेस्टर आपस में ट्रेडिंग कर सकते हैं क्लोज एंडेड फंड्स की, नॉट एट एनएवी बट एट अ मार्केट रिटर्न, जो भी मार्केट रेट चल रहा है उसके हिसाब से करते हैं, नॉट एट द नेट एसेट वैल्यू. सो 1, 2 और 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है व्हाट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ मॉर्गेज बाय द डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स. इसकी को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विटेबल मॉर्गेज कहते हैं. इक्विटेबल मॉर्गेज कैसे क्रिएट होता है, व्हेन टाइटल डीड्स आर डिपॉजिटेड विद द बैंक एंड इट शुड बी डन इन द नोटिफाइड टाउन्स ओनली. सो फर्स्ट देयर मस्ट बी अ डेट एग्जिस्टिंग और फ्यूचर. सेकंड देयर मस्ट बी डिपॉजिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली टू द बैंकर. The deposit must be with an intent to create the security for the debt. All of the above. So right answer है all of the above. So equitable mortgage के लिए जरूरी है आप documents of title deeds जो भी है वो बैंक के possession में दीजिए और वो notified town जो state government specify करता है वहीं पर ही allowed होती है और आप इस intention के साथ दे रहे हो कि जिससे बैंक उस पर अपना security create कर सके. So all are the essential requirements. नेक्स्ट है हस्बैंड एंड वाइफ जॉइंटली रेज अ लोन इन अप्रैल 2022 फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन. कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड इन 23. दे हैव बीन पेइंग द हाउस लोन इंस्टॉलमेंट्स इन 50-50 basis फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव इनकम्स. ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 24-25 दे पेड अ इंटरेस्ट ऑफ 5 lakhs. अंडर सेक्शन 24 मैक्सिमम इंटरेस्ट विच ईच ऑफ देम कैन क्लेम एज अ डिडक्शन इज टैक्स. ऑप्शन है 2,50,000, 2 lakhs, 5 lakhs, 1 lakhs. सो सेक्शन 24 में जो आपने होम लोन पे इंटरेस्ट पे किया उस पे
ज्वाइंट अकाउंट होल्डर्स हस्बैंड और वाइफ दोनों ही लोग 2 lakhs ईच क्लेम कर सकते हैं। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगर होता टुगेदर मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना क्लेम कर सकते तो आंसर 4 lakhs हो जाता। ओके और दोनों लोग इंडिविजुअली कितना कितना क्लेम कर सकते हैं तो 2 lakhs ईच कुड बी क्लेम्ड। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। मिस अनीता डिपॉजिट्स 10,000 एवरी ईयर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर इन अ सेविंग्स अकाउंट दैट अर्न 8% एनुअल इंटरेस्ट फॉर 5 years. Find the future value of her investment. सो फ्यूचर वैल्यू ऑफ क्या निकालना है, एन्युटी ड्यू, जहां पे वो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड पे इन्वेस्ट कर रही है। सो इसका फॉर्मूला आता है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पी इंटू 1+r टू द पावर n -1 डिवाइडेड बाय r, और क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द पीरियड पे कर रही है तो एक एडिशनल पीरियड आ जाता है इसलिए इंटू 1+r भी करते हैं हम लोग। सो कितना हर साल डिपॉजिट कर रही है 10,000। सो दिस इज एन्युटी 10,000 इंटू 1+r रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8% है विच इज 0.08 टू द पावर n कितने टाइम पीरियड के लिए कर रही है 5 years के लिए, 5 माइनस n डिवाइडेड बाय 0.08 8% इंटू 1+0.08। ठीक है, तो इसको अब आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 63366। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। आपको बस क्या फॉर्मूले पता होने चाहिए, अगर फॉर्मूले याद है सो आप सिंपली कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। ओके सो ये ऑर्डिनरी एन्युटी, एन्युटी ड्यू, इन सब पे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। ये एक्सप्लेनेशन भी मैंने पूरा यहाँ पे दे दिया है जो आपको हमारी पीडीएफ में मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स इसके साथ हमारा आज का सेशन ओवर होता है। आपको पसंद आया हो जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। साथ में इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आई हैव शेयर्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।